बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डॉक्टर्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। हमने माशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी और इसकी पैथोलॉजी डिस्कस की है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमारे जो ड्रग हैं दे आर कॉल्ड एंटी हिस्टामीन। तो जो एंटी हिस्टामीन है दे एक्ट ऑन H1 रिसेप्टर, इसलिए इनको हम H1 ब्लॉकर्स कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड antihistamine. Reversible inhibitor of H1 receptors may function as a neutral antagonist or inverse agonist. अब जो H1 ब्लॉकर हैं मतलब वो ड्रग जो हिस्टामिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके एलर्जिक रिएक्शन कम करते हैं या सेडेशन में हेल्प करते हैं, वो हम डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं दो में। एक को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, दूसरे को कहते हैं सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं उसमें डाइपेनहाइड्रामीन, डाइपेनहाइड्रिनेट, क्लोरपेनारामीन एंड डॉक्सीमाइलिन, ये चार ड्रग्स है जो फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है जी। ये हम कब यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? तो इनकी जो क्लिनिकल यूजेज है, अगर ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ये हिस्टामिन एक्टिविटी को कम करते हैं। दे आर यूज्ड इन एलर्जी, मोशन सिकनेस, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी एंड हेल्प टू एड द स्लीप। ये स्लीप को इंड्यूस करने में इसलिए हेल्प करती है कि इसमें थोड़ी सी सेडेटिव इफेक्ट होती है। फिर इसके बाद है, अगर हम इसकी एडवर्स इफेक्ट की तरफ जाएंगे, इट कैन काज सेडेशन। एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट, एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट के अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि दीज एजेंट इन सम पीपल कैन काज ड्राई माउथ, ड्राई आईज, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। दीज ऑल आर एंटी मस्कुलिनिक साइड इफेक्ट्स और एंटी अल्फा एड्रिनर्जिक साइड इफेक्ट। अब सवाल ये है कि आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि दैट इज EN और INE। इसमें जो यूजुअली नेम आता है ENINE, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और EN या 8, तो डाइपेनहाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रिनेट, क्लोरपेनारामीन एंड डॉक्सीमाइलिन। अब सेकंड जनरेशन में लोरेटेडीन, फेक्सोफेनेडीन एंड डेसलोरेटेडीन या सेट्रेजीन आता है। ठीक है जी। ये हम यूज करते हैं प्योरली एलर्जी के अंदर। लेकिन ये जो ड्रग्स है सेकंड जनरेशन, दे आर न्यूअर ड्रग, far less sedating than first generation because of decreased entry into the CNS। जो सेकंड जनरेशन ड्रग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, इसमें सेडेटिव इफेक्ट कम होती है। दे आर लीस्ट सेडेटिव, इसकी वजह से ये ज्यादातर सेडेशन नहीं कराती, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के अंदर सेडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब एग्जाम के अंदर आता है MCQs के अंदर कि द एजेंट which is used to decrease allergy which is नॉन सेडेटिव। बिल्कुल सेडेटिव है नहीं, मतलब वो हम यूज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम। एग्जाम के अंदर एक फेवरेट क्वेश्चन आता है कि ऐसा ड्रग जो हम टैक्सी ड्राइवर को दे सकते हैं और उसके बावजूद वो टैक्सी भी चलाए और उसको कोई सेडेशन ना हो, तो उस ड्रग का नाम है फेक्सोफेनेडीन। फेक्सोफेनेडीन शुड बी सेव इन डे टाइम इफ यू वांट टू कंट्रोल दी एलर्जीज। तो ये सारे के सारे हमने जो डिस्कस किए फर्स्ट जनरेशन सेकंड, ये सब एलर्जी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बट ये देखना है कि वो सेडेटिव है कि नहीं है। फिर इसके बाद है डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन। ये एंटीटोसिव है। एंटीटोसिव का मतलब ये है कि कफ सप्रेसेंट, इसका मतलब ये है ये कफ को कम करने में हेल्प करती है। एंटूटेसिव कफ सप्रेसेंट, इसमें ये NMDA रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर। सिस्टेमिक कोडीन एनालॉग, ये कोडीन जैसा काम करता है। माइल्ड ओपियोइड इफेक्ट है व्हेन यूज्ड इन एक्सेस। नैलोक्सोन कैन बी गिवन फॉर ओवरडोज। अब ये जो नैलोक्सोन है इट इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड एनाल्जेसिक टॉक्सिसिटी लाइक मॉर्फिन वगैरह। लेकिन इस ड्रग के अंदर भी ओपियोइड जैसी एक्टिविटी है, इसलिए ओपियोइड एनाल्जेसिक ओवर टॉक्सिसिटी या डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन टॉक्सिसिटी दोनों के अंदर उनको कम करने के लिए हम ओवर डोज में क्या देंगे, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन देंगे। माइल्ड एब्यूज पोटेंशियल एंड मे कॉज सेरोटोनिन सिंड्रोम इफ कंबाइंड विद अदर सेरोटोनर्जिक ड्रग। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम से मुराद क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेरोटोनिन सिंड्रोम?
सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर देयर इज हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस का बढ़ जाना, देर इज हाइपरटोनिया, देर इज इंक्रीज टोन, ठीक है, मसल रेजिडिटी, दीज ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ सेरोटोनिन। अब कुछ ड्रग ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव अ ड्रग SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये आप लोगों ने नाम सुनोगे। यह एक ड्रग है माओ एंजाइम इनहिबिटर, लाइक दैट इज कॉल्ड सिलेजिनिन वगैरह। जो एंटी डिप्रेसेंट है उन सब का काम सेरोटोनिन बढ़ाना है। अगर उन ड्रग जो सेरोटोनिन बढ़ाते हैं उनके साथ अगर हम ये ड्रग इस्तेमाल करें तो पेशेंट पे इस तरह के सिम्टम आने के चांसेस होते हैं, जिसको हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ये उन ड्रग्स के साथ कंबाइंड यूज ना करें जो ड्रग सेरोटोनिन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज बोथ दीज ड्रग टुगेदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। इसके बाद है सूडो एपिड्रीन एंड फिनाइल एप्रीन। अब देखें मैकेनिज्म क्या है इन दोनों ड्रग का। एक्टिवेशन ऑफ अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इन द नेजल म्यूकोजा। अब सवाल यह है कि अगर हम नाक की बात करें, दिस इज द नेजल केविटी, इसमें जो म्यूकोजा है उसमें अगर वेसल डायलेट है, तो इस तरह डायलेट है तो सिक्रीशन आएगी, नेजल कंजेशन क्या होगी, नेजल कंजेशन। अब नेजल कंजेशन का मतलब यह है कि डायलेटेड वेंट्स इन दी नोज लीडिंग टू राइनोरिया। तो ये ड्रग हम इसलिए देते हैं ताकि ये वेजो कंस्ट्रक्शन करे, और वेजो कंस्ट्रक्शन से सिक्रीशन कम हो जाती है तो जो कंजेशन है वो कम होगी। इट कैन यूज एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट, ये कंजेशन को कम करते हैं तो डीकंजेशन। तब ये जो ड्रग है दोनों, ये अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। और आप लोगों को पता है अगर फॉर एग्जांपल दिस ब्लड वेसल, तो वी नो इन द ब्लड वेसल के ब्लड वेसल पे अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं, और ऐसी ड्रग जो ब्लड वेसल के अंदर अल्फा वन को एक्टिवेट करे इट कैन काज वेजो कंस्ट्रक्शन। क्लिनिकल यूज में हाइपरीमिया, एडीमा और ओपन ऑब्स्ट्रक्टेड यूस्टेशन ट्यूब। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें हाइपरटेंशन है, रीबाउंड कंजेशन। इसलिए कहते हैं कि अगर ये ड्रग हम एकदम छोड़ेंगे तो जो कंजेशन हमने इसकी वजह से कम की होती है वो दोबारा भी आ सकती है। इसको कहते हैं रायनाइटिस मेडिकेमेंटोसा। मेडिकेमेंटोसा इसलिए कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन। इसके बाद इफ यूज मोर देन 4 to 6 days एसोसिएट विद टैकीफाइलेक्सिस। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझाना चाहूंगा कि भाई ये जो टैकीफाइलेक्सिस का वर्ड इन लोगों ने यूज किया है ये एग्जाम के अंदर आता है कि नहीं, और अगर ये एग्जाम के अंदर आता है तो किस एंगल पे ये पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम ये दोनों ड्रग यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस सूडोपिड्रीन एंड फिनाइल एलेनिन, तो इसका मतलब ये है कि ये टेकीफाइलेक्सिस कराता है। व्हाट इज टेकीफाइलेक्सिस? इट इज मीन व्हेन अ मेडिकेशन सडनली प्रोवाइड a less response or benefit than one dates। इसका मतलब यह है कि अगर ये ड्रग हम 4 से 6 दिन से ज्यादा यूज करेंगे तो मतलब ये है कि ये ड्रग क्या कराते हैं, इनकी रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि डिक्रीज इन रिस्पांस देन प्रीवियस। इसका मतलब यह है कि अगर पहले ये ड्रग जो काम करते थे बाद में लॉन्ग टर्म यूज के बाद उस तरह काम ना करे जो पहले कर सकते थे तो उसको हम टेकी पाइलेक्सिस कहते हैं। कैन आल्सो काज CNS स्टिमुलेशन एंजाइटी स्पेशली सूडो एपिड्रीन। तो जो सूडो एपिड्रीन है ये CNS स्टिमुलेशन करा सकती है, एंजाइटी भी करा सकती है। लेकिन एक MCQs आप लोग को मैं बताता चलूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आप लोगों ने याद रखना है कि सूडो एपिड्री एक्ट ऑन विच रिसेप्टर अल्फा वन, एगोनिस्ट है एंटागोनिस्ट। वे एगोनिस्ट है क्योंकि इसने एक्टिवेशन, एनी ड्रग विच एक्टिवेट रिसेप्टर इज नोन एज एगोनिस्ट। ये नेजल म्यूकोजा पे काम करता है और लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन करके जो नेजल सिक्रीशन है या राइनूरिया है उनको ट्रीट करने में हेल्प करती है। ठीक है, दैट इज अ शॉर्ट वीडियो द मैनेजमेंट ऑफ H1 ब्लॉकर एंटी हिस्टामिन। इसके बाद इंशाल्लाह हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आस्थमा रिवर सिस्टम हमारा वाइंड अप हो जाएगा। थैंक यू।